इस दौरान आत्माराम ने कई शरपसंद हिंदुओं को गोपी चंद के मकान पर भेजा कि वो उसे और उसके घर वालों को कत्ल कर दें। आत्माराम ने तवील तकरीर करके उनके मजहबी जज्बात को उभारा था, मगर जब वो शरपसंद गोपी चंद के मकान के करीब पहुंचे तो यकायक उनकी आंखों की रोशनी ज़ाइल हो गई और उन्हें हर तरफ गहरा अंधेरा नजर आने लगा। हिंदू शरपसंद चीखते हुए वापस लौटे तो आंखों की रोशनी बहाल हो गई। फिर उन्होंने आत्माराम से साफ साफ कह दिया कि वो गोपी चंद और उसके अहले खाना को कत्ल नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। आत्माराम ने उन्हें भी अपनी शोबदाबाजी के जरिए सोने के अंबार दिखाए, मगर वो लोग दौलत के इस ढेर से मुतासिर नहीं हुए। गोपी चंद अब एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। वो हर जुमेरात को मुबारक शाह की खिदमत में हाजिर होता और दुआएं लेकर वापस चला जाता। उसी साल के आखिर में एक और हंगामा हुआ। जहांगीर ने एक और राजपूत जादी से शादी कर ली। ये राजा मानसिंह के बेटे जगत सिंह की लड़की थी। राजा ने जहेज में 3 लाख रुपए और 60 हाथी नजर किए थे। सल्तनत के उमरा जानते थे कि जहांगीर ने यह शादी एक खास मकसद के तहत की है। अपने बाप अकबर की तरह जहांगीर भी सियासी मफादात हासिल करना चाहता था। जगत सिंह की लड़की से शादी भी एक सियासी चाल थी। इस रिश्ते के बाद राजपूतों की एक बड़ी तादाद जहां शहनशाह के करीब आ गई थी और मुगल हुकूमत को मजीद इस्तेहकाम हासिल हो गया था। इस शादी ने जहां शहनशाह को आरजी मसर्रत के चंद लम्हात बख्शे थे, वहीं मेहरुन्निसा बेगम की नींदें हराम कर दी थी। जहांगीर पहले ही अहद कर चुका था कि वो दोबारा मेहरुन्निसा को अपनी खलवत में तलब नहीं करेगा। फिर उसने जगत सिंह की लड़की से शादी करके ये साबित करना चाहा कि अब वो मेहरुन्निसा की तरफ से गाफिल होता जा रहा है। मेहरुन्निसा के लिए ये बात बड़ी तकलीफ दे और परेशान कुन थी। 1 साल में शहनशाह की 2 शादियों ने मेहरुन्निसा को यकीन दिला दिया था कि अब जहांगीर उसके हल्का असर से दूर होता जा रहा है। मेहरुन्निसा ज्यादा देर तक इस सूरत हाल को बर्दाश्त न कर सकी। कई दिन तक वो पेचोताब खाती रही। कई बार उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी सहरकान शख्सियत का जायजा लिया और कई बार खुद कलामी के अंदाज में अपने आप से मुखातिब हुई। क्या शहनशाह की नज़र में मेरा हुस्न बेअसर हो चुका है और क्या शहनशाह ने मुझे हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेहरुन्निसा ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। मेरी शख्सियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। वही सुर्ख सफ़ेद रंग और वही जाज़िबे नज़र खद्दोखाल हैं। फिर हिंदुस्तान का शहनशाह औरतों की जुल्फों के साए में क्यों पनाह ढूंढ रहा है? मेहरुन्निसा ने अपने आप से एक और सवाल किया। शहनशाह हुस्न की बारगाह में कितनी दरखास्तें पेश कर चुका है? मेहरुन्निसा ने खुद ही जवाब देते हुए कहा, आखिर वो एक मुतलकुल इनान हुक्मरान है। कब तक अपनी शिकस्त का मातम करता रहेगा? फिर इस इश्क का अंजाम क्या होगा? मेहरुन्निसा मुसलसल अपने आप से सवालात कर रही थी। शहनशाह कोई दूसरा सहारा तलाश कर लेगा। मेहरुन्निसा ने अपने चेहरे के दिलफरेब नक्शो निगार का जायजा लेते हुए कहा, मुल्क के तूलो अर्ज में हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ है। हजारों खूबसूरत खवातीन अपनी आंखों में हुक्मरानी के ख्वाब सजाए हुए मलिका आलिया बनने का इंतजार कर रही हैं। अगर तूने अपने हुकूक की हिफाजत नहीं की तो दूसरी औरतें तुझे पामाल करके आगे बढ़ जाएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। शहनशाह की जिंदगी का खला एक ना एक दिन भर जाएगा और तू हसरत भरी नजरों से अपने अरमानों की सुनसान रहगुजर को देखती रह जाएगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अचानक मेहरुन्निसा की सोच का अंदाज बदल गया। वक्त की रफ्तार रोकी नहीं जा सकती। मेहरुन्निसा बेगम, तुझे मजबूरियों के खौल से निकलकर वक्त की रफ्तार का साथ देना होगा, वरना इसी तरह जिंदगी के उजाड़ रास्तों पर बैठी हुई अपनी बेवगी का मातम करती रहेगी और मातम के इस शोर को कोई सुनने वाला नहीं होगा। यहाँ हर तरफ कैफो निशात के हंगामे बरपा हैं। इन पुरशोर हंगामों में रोती और सिसकती आवाजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इन तल्ख हकीकतों ने मेहरुन्निसा के गुरूर हुस्न पर शदीद ज़रब लगाई थी। फिर इक़्तिदार की यही हवस एक रात उसे खींच कर जहांगीर के शबिस्तान में ले गई। जब दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा ने शहनशाह को मेहरुन्निसा की आमद की खबर दी तो हिंदुस्तान का हुक्मरां हैरान रह गया। जहांगीर ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो मेहरुन्निसा को नाकाम वापस लौट जाने पर मजबूर कर दे, मगर फिर फौरन ही ख्याल बदल दिया और सर के इशारे से अंजुमन आरा को हुक्म दिया कि वो मेहरुन्निसा को अंदर आने दे। मेहरुन्निसा खलवत गाही शाही में दाखिल हुई, मगर आज वो बहुत बुझी बुझी नजर आ रही थी। तुम कैसी हो मेहरू? जहांगीर ने बेनियाजाना अंदाज में अपने संगदिल महबूब की मिजाज पुरसी की। जहां पना के रहमो करम से जिंदा हूँ। मेहरुन्निसा के लहजे में हल्का सा तंज शामिल था। आज यहाँ कैसे चली आई? मजबूरियों ने तुम्हारे कदम नहीं रोके? जहांगीर का लहजा कुछ और बेनियाजाना हो गया। जिले इलाही को नई शादी पर मुबारकबाद देने आई हूँ। मेहरुन्निसा ने अपने लहजे पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने दिल में पोशीदा तलखियों को छुपाने से कासिर रही। हमने तुम्हारी मुबारकबाद कबूल की। जहांगीर ने तय कर लिया था कि आज वो मेहरुन्निसा पर अपने दिली जज्बात जाहिर नहीं होने देगा।
जहांगीर की मुसलसल बेरुखी ने मेहरुन्निसा को शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था। कुछ देर तक वो ज़हनी इंतशार में मुब्तला रही। मेहरुन्निसा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी गुफ्तगू किस तरह जारी रखे। आखिर वो अपने जज्बात पर काबू न पा सकी और इंतहाई शिकायत आमेज लहजे में कहने लगी, ये कनीज आलमपना के तर्ज अमल को समझने से आजिज है। कैसा तर्ज अमल? जहांगीर ने शराब की सुराही की तरफ हाथ बढ़ाया। मेहरुन्निसा बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उसने शहनशाह के हाथ से सागर ले लिया। फिर सागर को शराब से लबरेज करते हुए बोली, जहांपना को अपने अल्फाज याद नहीं रहे? हमें सब कुछ याद है मेहरू। जहांगीर ने अपनी महबूबा दिलनवाज के हाथ से जामे सुर्ख लेते हुए कहा, हम अपनी जबान से अदा होने वाले एक हर्फ को भी नहीं भूलते, मगर जमाने की आदत है कि वो अहले दिल से हमेशा बेवफाई करता है। इसका मिजाज नहीं कि वो दिल की बात समझे। मजबूरन हमने भी अपना अंदाज बदल दिया है। जहांगीर बिलवास्ता मेहरुन्निसा पर तंज कर रहा था। दुनिया को क्या मालूम कि एक शहनशाह कितने हंगामों की जद पर होता है और कैसी कैसी शोरशें उसका ताक़ुब करती रहती हैं। दुनिया बहुत खुद गरज है, वो सिर्फ अपनी जात में गुम रहती है। इसलिए हमने भी दुनिया को ठुकरा दिया है। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। हमने बहुत चाहा कि मोहब्बत के लफ्जों से हिंदुस्तान के दरो दीवार गूंज उठें, मगर यहाँ के रहने वालों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उनसे शमशीरों की जबान में गुफ्तगू करें और फिर लालाव गुल पर शबनम की तरह बरसने की बजाय उन्हें उन्हीं के खून से रंगीन कर डालें। दुनिया यही चाहती है और हम ऐसा ही करेंगे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मैं जहांपना के दिल का दर्द समझती हूँ। मेहरुन्निसा शहनशाह के कदमों के करीब बैठी हुई थी। तुम झूठ बोलती हो मेहरू। यकायक जहांगीर का लहजा तल्ख हो गया था। मेरी खिदमत गुजारी इस बात का सबूत है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेहरुन्निसा ने अपने दामन पर लगे हुए इस दाग को मिटाने की कोशिश की। ये खिदमत तो अंजुमन आरा भी अंजाम देती है। जहांगीर के चेहरे पर जलाले शाही पूरी शिद्दत के साथ रोशन था। बेशुमार मुतरिब, लातादाद रक्कासाएं आए गए और जहांगीर की खिदमत अंजाम देकर चले गए, मगर किसी ने अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन जहांगीर को नहीं पहचाना। वो हमें कहरो गजब का मुजस्समा समझती रहीं। उन्हें अंदाजा नहीं हो सका कि उनका शहनशाह कैसा जमाल परस्त, कैसा इंसाफ पसंद और कैसा रहमदिल इंसान है। हमारे बेटे खुसरो ने 2 बार हमारा सर काटना चाहा, मगर हमने उसका सर बख्श दिया। बेशक हमने इक़्तिदार के पुजारी से उसकी आंखें छीन ली, मगर आज भी हम चैन से नहीं सो सकते। रात रात भर बेवफा खुसरो की चीखें हमारा ताक़ुब करती रहती हैं। हम अपने दिल से मजबूर हैं और सफ़ाक बेटे की आंखों का इलाज करा रहे हैं। हमें मालूम है कि वो आंखों की रोशनी पाने के बाद एक बार फिर हमारे खिलाफ बगावत करेगा, लेकिन हमसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। मेहरुन्निसा जहांगीर की गुफ्तगू सुनकर सन्नाटे में आ गई थी। उसने पहली बार शहनशाह को इस आलम में देखा था। वाक़ियतन वो अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखता था, मगर उस दिल की सदाएं सुनने वाला कोई नहीं था। इससे पहले कि मेहरुन्निसा लबकुशा होती, जहांगीर ने नागवार लहजे में कहा, तुम जाओ मेहरू, ये खिदमत कोई और भी अंजाम दे लेगा। मेहरुन्निसा सकते में आ गई थी। वो बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान उसने कई बार मुड़कर देखा, मगर जहांगीर अपने बिस्तर पर दराज हो चुका था और उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। अर्जुमंद बानो और शहजादा खुर्रम की मुलाकातें दूसरी जानिब जारी थीं। उन दोनों की निस्बत को कोई 2 साल गुजर चुके थे। अर्जुमंद बानो रोज इस खबर की मुंतजर रहती थी कि अचानक उसकी शादी का ऐलान कर दिया जाएगा, मगर ये आरजू उसके सीने में ही सुलगती रही। अर्जुमंद एक बाहया लड़की थी। वो अपनी जबान से खुलकर तो कुछ नहीं कह सकती थी, मगर उसने इशारों में कई बार खुर्रम के सामने अपनी जज्बाती तकाज़ों को जाहिर करने की कोशिश की। आलमपना को हमारा कुछ ख्याल ही नहीं है अर्जुमंद, इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? खुर्रम ने अपनी बेचारगी की तरफ इशारा करते हुए कहा। शहनशाह के मामलात में कौन दखल अंदाजी कर सकता है? अर्जुमंद खामोश हो गई। वो शहजादा खुर्रम की मजबूरियां समझती थी। फिर एक दिन उसने इस मौजू पर मारुख से बात की तो वो भड़क उठी। शहनशाह को अपनी शादियों से फुर्सत नहीं है, फिर उन्हें किस तरह दूसरों का ख्याल आ सकता है? आहिस्ता बोलो मारुख, अर्जुमंद बानो ने घबराते हुए लहजे में कहा। यहाँ दरो दीवार भी कान रखते हैं। बीबी, मुझे बहुत वहशत हो रही है। मारुख का लहजा उदास था। मैंने इस दौरान कई बार आपकी फूफी मेहरुन्निसा को देखा है। वो भी आजकल बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। 1 साल में शहनशाह की 2 शादियों ने साबित कर दिया है कि उनकी तवज्जो मेहरुन्निसा बेगम की तरफ से हट गई है, और ये बड़ी मायूस कुन बात है। मारुख की गुफ्तगू सुनकर अर्जुमंद चौंक उठी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे सारे मामलात उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मारुख की आवाज बुझी बुझी थी। मेहरुन्निसा बेगम का शहनशाह से दूर हो जाना कोई अच्छी अलामत नहीं है।
बहुत दिनों से उन्होंने मुझे तलब भी नहीं किया है और आलम पना के नाम कोई पैगाम भी नहीं भेजा है। ऐसा महसूस होता है कि दोनों के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए हैं और ये कशीदगी आपके हक में बेहतर नहीं है। मेरा उन दोनों की कशीदगी से क्या ताल्लुक है? मासूम अर्जुमंद हैरान कुन नजरों से मारुख की तरफ देखने लगी। बहुत गहरा ताल्लुक है, मारुख ने किसी इंतहाई तजर्बेकार और जहांदीदा औरत के अंदाज में कहा। शहनशाह मेहरुन्निसा बेगम को हासिल करने के लिए कई रिश्वतें दे चुके हैं। आपके दादा और बाप के ओहदों में मुसलसल तरक्की और शहजादा खुर्रम से आपकी निस्बत, ये सब रिश्वतें हैं जो मेहरुन्निसा बेगम के हवाले से दी जा रही हैं। मगर शहनशाह को अभी तक अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मैं डरती हूं कि कहीं शहनशाह की नाकामी के तारीक साए आपके रोशन मुस्तकबिल को मुतासिर न कर दें। तुम्हारा मकसद है कि शहनशाह की नाकामी से मेरे ख्वाबों की ताबीर भी बदल सकती है? अर्जुमंद ने घबराए हुए लहजे में कहा। खुदा न करे ऐसा हो, मगर आप एक शहनशाह की बेजा जिदों का शिकार हो सकती हैं। मारुख ने साफ साफ कहा। आपकी निस्बत को 2 साल हो चुके हैं, मगर शादी के धुंधले से आसार भी नजर नहीं आते। शहनशाह की तरफ से यह खामोशी बड़ी मानी खेज है। अर्जुमंद के दिल में भी बहुत दिनों से ये वसवसे पैदा हो रहे थे। आज मारुख की बातों ने उसे नए अंदेशों में मुब्तला कर दिया। और फिर एक दिन इस खबर ने अर्जुमंद बानो की दुनिया ज़ेरो ज़बर कर दी। सरकारी तौर पर एक ईरानी शहजादी और शहजादा खुर्रम की निस्बत का ऐलान कर दिया गया। ईरानी शहजादी मिर्जा मुजफ्फर हुसैन सफवी की बेटी थी और मिर्जा मुजफ्फर हुसैन शाह ईरान इस्माइल सफवी का पोता था। इस तरह ईरान के शाही खानदान से रिश्ता तय करके जहांगीर ने दोनों ममलकतों के दरमियान एक नए ताल्लुक की बुनियाद डाली थी। जहांगीर का ख्याल था कि मिर्जा मुजफ्फर हुसैन सफवी की बेटी से शादी करके वो शाह ईरान की कुर्बत हासिल कर लेगा और फिर कंधार सियासी रीशा दवानियों से महफूज हो जाएगा। शहजादा खुर्रम भी इस खबर से हैरानो परेशान था। उसने बाप के सामने दबे अल्फाज में एहतजाज किया, मगर जहांगीर ने बेटे को यह कहकर खामोश कर दिया, खुर्रम हमेशा याद रखो कि अरबाब इक़्तिदार जज्बात से मजबूर होकर कोई कदम नहीं उठाते। एक शहनशाह ने शहजादे को नसीहत करते हुए कहा, तुम अजीम मुगल सल्तनत के वारिस हो और सल्तनत का मफाद इसी में है कि तुम ईरानी शहजादी से खुशदिली के साथ शादी कर लो। ये हमारा हुक्म भी है और मशवरा भी। जहांगीर के लहजे में जलाल भी था और मसलहत आमेज नरमी भी। वो सख्त जबान इस्तेमाल करके बेटे के जज्बात को मुश्ताइल नहीं करना चाहता था। हर मामले में सियासी मफादात पेशे नजर रखो। ईरानी शहजादी तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर साबित होगी। ये एक शानदार नसबनामा रखती है। इसके बरक्स अर्जुमंद महज एक वजीरजादी है, आसिफ खान की बेटी, जिसे तुम्हारे बाप दादा की नवाजिशों ने इस दर्जे तक पहुंचाया है। जिल्ले इलाही में नसब नामों पर यकीन नहीं रखता। शहजादा खुर्रम की आवाज बहुत मध्यम थी और वो शहनशाह के हुजूर सर झुकाए खड़ा था। तुम्हें ऐसा करना होगा खुर्रम। अचानक जहांगीर का लहजा बदल गया। हम तुम्हें आदाब शाही सिखा रहे हैं और तुम नसब नामों को ठुकरा रहे हो। तुम्हें सियासी मफादात पर अपने जज्बों को कुर्बान करना होगा। यही हमारा हुक्म है। आलम पना शहजादा परवेज को भी हुक्म दे सकते हैं। शहजादा खुर्रम मजबूर था, मगर दबे अल्फाज में मुसलसल एहतजाज कर रहा था। शहजादा शहरयार भी मौजूद है, मगर हमने इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। जहांगीर ने खुर्रम की दलील मुस्तरद करते हुए कहा, और हम कभी गलत फैसला नहीं करते। अगर तुम इक़्तिदार से वाबस्ता रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारा हर हुक्म मानना होगा। शहजादे खुर्रम ने एक शहनशाह के बिगड़े हुए तेवरों को पहचान लिया था, इसलिए खामोश सर झुकाए खड़ा रहा। हम तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं खुर्रम कि तुम एक फर्माबरदार बेटे हो। जहांगीर ने लहजा बदल कर कहा, तुम्हारा सर हमेशा हमारे हुजूर खम रहता है, मगर आज तुम्हारी गर्दन में ये कजी क्यों है? क्या तुम भी खुसरो के रास्ते पर चलना चाहते हो? नहीं जिल्ले इलाही, खुर्रम ने घबरा कर कहा। आपके एक हुक्म पर हजारों खुर्रम कुर्बान। बेटे ने सादतमंदी का हक अदा करते हुए कहा, नहीं खुर्रम, अगर तुम खुसरो की राह इख्तियार करना चाहते हो तो शौक से बागी हो जाओ। हम सब्र कर लेंगे कि हमारा दूसरा बेटा भी मर गया। जहांगीर ने बड़ी होशियारी से इंतहाई जज्बाती हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा, नहीं शाहवाला, खुर्रम आपकी नजरों में जिंदा रहना चाहता है। शहजादा इस जज्बाती वार को बर्दाश्त न कर सका और उसने अपना सरे तस्लीम मुकम्मल तौर पर शहनशाह के हुजूर खम कर दिया। उस जमाने में एक फितने ने सर उभारा। पटना के रहने वाले कुतुब नामी एक फकीर ने दावा किया कि वो जहांगीर का बेटा शहजादा खुसरो है। मकामी लोगों ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। फकीर की आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसे अंधा करने की कोशिश की गई हो। कुतुब फकीर अली अलल ऐलान कहता था कि मैं एक सफ़ाक और जालिम शहनशाह की कैद से फरार होकर आया हूँ, लोगों मेरी मदद करो। शाही जासूसों ने जहांगीर को फौरन खबर दी कि यहाँ एक फकीर ने हंगामा बर्पा कर रखा है। वो खुद को शहजादा खुसरो कहता है और इस फरेबकारी के पर्दे में मकामी रियाया को मुसलसल वरगला रहा है। उसकी गुमराह कुन तशहीर से हजारों शरपसंद मुतासिर हुए हैं। इन शरपसंदों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। ये सब के सब ओबाश और फितना गर हैं।
نقلی خسرو اپنی آنکھوں کے زخم دکھا کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے۔ شاہی جاسوسوں نے اپنے خطوط کے آخر میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر فوراً صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو کسی بڑی بغاوت کا اندیشہ ہے۔ پٹنہ کے قطب نامی فقیر نے اپنی آنکھوں کے گرد ایسے مصنوعی نشانات بنائے تھے جیسے اسے اندھا کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہ شرپسندوں کے ہجوم کو ساتھ لے کر بڑے اثر انگیز لہجے میں تقریر کرتا تھا، لوگو میری طرف دیکھو، میں شہزادہ خسرو ہوں، شہنشاہ جہانگیر کا محبوب فرزند۔ اس سفاک حکمراں نے اس جرم میں میری آنکھوں کی روشنی چھیننے کی کوشش کی تھی کہ میں امور سلطنت میں اس سے اختلاف رکھتا تھا۔ میں غریبوں اور محتاجوں کو آزادی دینا چاہتا تھا، مگر شہنشاہ کی خواہش ہے کہ ہمیشہ تمہاری گردنوں میں حکومت کا طوق غلامی موجود رہے۔ بس اسی اختلاف نے مجھے یہ برے دن دکھائے۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں شاہی خزانہ لوٹ کر تمہارے گھر دولت سے بھر دوں گا۔ نقلی خسرو کی یہ تقریریں بڑی تاثیر رکھتی تھیں۔ اوباشوں اور فتنہ گروں کی ایک جماعت پہلے ہی اس کے گرد جمع ہو گئی تھی۔ شعلہ بار تقریریں سن کر عام رعایا سے بھی کچھ معصوم اور بے خبر لوگ اس کے فریب میں آ گئے، اور اس طرح ایک بڑا گروہ بغاوت کا پرچم لے کر آگے بڑھا۔ ان دنوں جاگیر کا حاکم افضل خان پٹنہ سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی عدم موجودگی میں بنارسی کو اپنا نائب بنا دیا تھا اور کچھ ذمہ داریاں دیوان غیاث بیگ کو سونپ دی تھی۔ افضل خان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نقلی خسرو شرپسندوں کی جماعت لے کر آگے بڑھا۔ حملے کی خبر سن کر بنارسی اور غیاث بیگ دیوان قلعے سے باہر نکل آئے۔ پھر خونریز معرکہ شروع ہو گیا، مگر یہ جنگ بہت مختصر تھی۔ نقلی خسرو کے حامی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے، اس لیے شاہی فوجیں مسلسل پسپا ہو رہی تھی۔ افضل خان کے نائب بنارسی اور غیاث بیگ دیوان نے انتہائی بزدلی کا ثبوت دیا۔ وہ دونوں میدان جنگ سے فرار ہو کر افضل خان کے پاس پہنچ گئے اور نقلی خسرو نے ایک بڑے قتل عام کے بعد پٹنہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ افضل خان اس اچانک شکست پر بہت زیادہ دل برداشتہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار غیاث بیگ اور بنارسی کو مخاطب کر کے کہتا تھا، نہ مردو، تم نے تو میری دنیا خراب کر ڈالی، اب میں عالم پناہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بنارسی اور غیاث بیگ دونوں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے اور لرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ امیر ہم کیا کرتے، باغیوں کا حملہ ہی اتنا شدید تھا کہ ہمارے پاؤں اکھڑ گئے، تم نے میرے اعتبار کو قتل کر دیا۔ افضل خان کسی زخمی شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ شکست اور فتح تو نصیبوں کی بات ہے، مگر میں اس وقت خوش ہوتا جب بتانے والے مجھے بتاتے کہ بنارسی اور غیاث بیگ میدان میں لڑتے ہوئے مارے گئے، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں نے روند ڈالا، لیکن انہوں نے آخری سانس تک پشت نہیں دکھائی۔ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ افضل خان شدید غصے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ مل رہا تھا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ افضل خان نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب کو شکست و ریخت سے بچایا اور نقلی خسرو کا غلبہ ختم کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ افضل خان نے بڑی احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کی، منتشر فوج کو جمع کیا اور تازہ دم لشکر کے ساتھ پٹنہ کے قلعے پر حملہ آور ہوا۔ نقلی خسرو کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لڑے۔ افضل خان کو شکست کا اندیشہ ہوا تو اس نے ہوشیاری کے ساتھ اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی۔ پھر کچھ دن کا وقفہ دے کر افضل خان نے قلعے پر دوسرا حملہ کیا۔ اس دوران وہ نقلی خسرو کے کمزور پہلوؤں کا مکمل جائزہ لے چکا تھا۔ افضل خان نے انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اپنے حریف پر کاری ضرب لگائی۔ اس بار نقلی خسرو کا لشکر افضل خان کے حملے کی تاب نہ لا سکا۔ شام کے قریب باغیوں کی جماعت میدان چھوڑ گئی۔ نقلی خسرو فرار ہونا چاہتا تھا، مگر افضل خان نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ تمام فتنہ پروازوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور افضل خان نے قطب فقیر یعنی نقلی خسرو کا سر کاٹ کر شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں بھیج دیا۔ جواب میں جہانگیر نے پٹنہ کے حاکم کے نام فرمان شاہی ارسال کرتے ہوئے کہا، افضل خان، ہم تیری وفاداری اور شجاعت سے بہت خوش ہیں۔ اب تجھ پر لازم ہے کہ فوراً دارالحکومت کی طرف روانہ ہو تاکہ ہم تجھ پر اپنے انعام و کرام کی بارش کر سکیں۔ جہانگیر نے بنارسی اور غیاث بیگ کے بارے میں لکھا تھا، ان دونوں کو عورتوں کا لباس پہنا کر ان کے سر اور داڑھی کے بال منڈوا دیے جائیں اور پھر انہیں گدھوں پر بٹھا کر پٹنہ سے آگرہ تک جلوس کی شکل میں لایا جائے۔ جہانگیر نے بنارسی اور غیاث بیگ کے متعلق یہ بھی تحریر کیا تھا، جلوس کو شہری آبادیوں سے گزارا جائے اور راستے بھر شاہی نقیب چیخ چیخ کر صدائیں لگاتے رہیں کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو موت کے خوف سے میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ غرض اسی حالت میں یہ جلوس طویل فاصلہ طے کر کے آگرہ پہنچا۔ بنارسی اور غیاث بیگ کی اس قدر رسوائی ہوئی کہ وہ دونوں موت کی دعا مانگتے تھے، مگر موت ان سے بہت دور تھی۔ افضل خان کو شجاعت اور وفاداری کے صلے میں نئی ترقیوں سے سرفراز کیا گیا۔ نقلی خسرو کا قصہ پاک ہوا تو شہزادے کی نسبت کے بارے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اس نسبت سے مہر النساء کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ ارجمند بانو اس کی حقیقی بھتیجی تھی۔ اس واقعے کی اطلاع پا کر مہر النساء کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کے بے رحم ہاتھ نے خود اس کے دل پر خنجر کھینچ دیا ہو۔
दर्द की शिद्दत से बेकरार होकर मेहरुन्निसा ने बारगाह शाही में हाजिर होने की इजाजत चाही। जहांगीर, जो कभी मेहरुन्निसा की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहता था, आज वो मुलाकात से इनकार कर रहा था।